चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हम सब ब्रेड, रोटी, चावल मजे से खा सकते हैं, लेकिन कभी घास या लकड़ी खाने की कोशिश नहीं करते। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मजेदार बात तो यह है कि रोटी और लकड़ी दोनों का जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक ही है, ग्लूकोज। तो फिर एक चीज खाना है और दूसरी बस फर्नीचर, ऐसा क्यों? इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। आज हम यूनिट 10 बायोमॉलिक्यूल से एक बहुत ही बुनियादी पर बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। और यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। इसे समझने से ये राज खुलता है कि हमारा शरीर कुछ चीजों से एनर्जी क्यों निकाल पाता है और कुछ से क्यों नहीं। बिल्कुल सही कहा। और बोर्ड एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का फर्क, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सवाल लगभग तय होते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। तो सबसे आसान भाषा में शुरू करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आखिर हैं क्या? अगर बिल्कुल सिंपल लेवल पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनके दो मुख्य काम हैं, शरीर को तुरंत एनर्जी देना और पौधों जैसी लिविंग सेल्स में एक ढांचागत आधार यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना। इसे विजुलाइज करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं जैसे एक शुगर मॉलिक्यूल मोतियों की एक माला है। हर मोती एक कार्बन एटम है और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स लटक रहे हैं। अब जब ये मालाएं अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। कभी वो मीठी लगती हैं, कभी पानी में घुल जाती हैं और कभी पौधों की दीवारों की तरह एकदम सख्त हो जाती हैं। बहुत अच्छा विजुअल है। और अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो असल में ये हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। एक मिनट, ये सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, क्या हम इसे और तोड़ के समझ सकते हैं? जरूर। इस फैंसी टर्म का मतलब बहुत सिंपल है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यानी OH ग्रुप्स। यही वो हिस्सा है जो इसे पानी में घुलने में मदद करता है। और एल्डिहाइड या कीटोन वो फंक्शनल ग्रुप है जो इससे केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेने की पावर देता है। तो जब हमारी सेल्स में ग्लूकोज टूटता है तो असल में उसके कार्बन एटम्स के बीच स्टोर हुई केमिकल एनर्जी रिलीज होती है जो हमें ताकत देती है। अच्छा, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी यही कहती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, दे आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज CnH2OM। तो अब ये डेफिनेशन ज्यादा सेंस बना रही है। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक आम गलतफहमी होती है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सिर्फ चीनी या मीठी चीजें होता है। हाँ, ये तो है। कार्ब सुनते ही आलू, चावल, रोटी या फिर चीनी शक्कर ही दिमाग में आता है। बिल्कुल। तो इसे ठीक करना जरूरी है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये सच है, लेकिन आलू और चावल में पाया जाने वाला स्टार्च और लकड़ी या घास में पाया जाने वाला सेल्यूलोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। इन सब में एटम्स वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट इतनी अलग है कि उनके फंक्शन यानी काम जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसे और बेहतर समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचिए। एक अकेला ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सिंगल छोटा सा लेगो ब्रिक है। ठीक है। जब आप बहुत सारे ऐसे ही लेगो ब्रिक्स को एक सीधी सरल चेन में जोड़ते हैं तो आपको मिलता है स्टार्च, जिसे हमारा शरीर आसानी से तोड़कर एनर्जी ले सकता है। लेकिन अगर आप उन्हीं ब्रिक्स को एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मजबूत और क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं तो आपको मिलता है सेल्यूलोज, जो स्ट्रक्चरल है और जिसे हम पचा नहीं सकते। बिल्डिंग मटेरियल एक ही, अरेंजमेंट अलग और नतीजा बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी। ये लेगो एनालॉजी एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें हम एक लेयर और जोड़ सकते हैं। लेगो ब्रिक के ऊपर जो छोटे छोटे बम्स होते हैं उन्हें आप OH ग्रुप्स यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की तरह सोच सकते हैं। यही बम्स तय करते हैं कि अगला ब्रिक कहाँ और कैसे जुड़ेगा और मॉलिक्यूल पानी के साथ दोस्ती करेगा या नहीं। मतलब जुड़ने का तरीका ही सब कुछ तय करता है। हाँ, इसे एक और तरह से सोच सकते हैं, एक रेसिपी की तरह। सामग्री वही है, ग्लूकोज,
लेकिन आप उसे एक तरीके से मिलाते हैं तो सुक्रोज यानी घर की चीनी बनती है। दूसरे तरीके से मिलाते हैं तो स्टार्च बनता है, जो बॉडी का एनर्जी गोदाम है। और तीसरे तरीके से सेल्यूलोज बनता है, जो पचता ही नहीं, बस स्ट्रक्चर बनाता है। तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट नेचर में एग्जिस्ट ही क्यों करता है? मतलब लाइफ ने ये सिस्टम क्यों बनाया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। What's fascinating here is ये कॉन्सेप्ट नेचर की दो सबसे बड़ी समस्याओं को सॉल्व करता है। पहला, एनर्जी को स्टोर और यूज कैसे किया जाए, और दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अपना ढांचा कैसे बनाएं। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम ये नहीं समझा सकते कि ग्लूकोज खाने से तुरंत एनर्जी क्यों मिलती है, या फिर एक पेड़ की लकड़ी इतनी मजबूत क्यों होती है कि वो तूफान में भी खड़ी रहती है। हम डायबिटीज जैसी बीमारी को नहीं समझ सकते क्योंकि उसके केंद्र में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही है। और इसे कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों दिया गया? ये भी बड़ा दिलचस्प है। हिस्टोरिकली शुरू के केमिस्ट्स ने देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। इसे C6H2O होल ऑफ 6 की तरह भी लिखा जा सकता था। उन्हें लगा कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, यानी कार्बन जिसमें पानी जुड़ा हो। बस यहीं से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या कार्बोहाइड्रेट्स नाम पड़ गया। चलिए इसे और साफ करने के लिए एक मेंटल इमेज बनाते हैं, एक छोटी सी फिल्म की तरह। पिक्चर दिस। सोचिए आप एक डांस फ्लोर को ऊपर से देख रहे हैं और हर डांसर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ एक डांसर अकेला घूम रहा है तो वो एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है। अगर दो डांसर्स हाथ पकड़कर साथ में डांस कर रहे हैं तो वो एक डाइसैकेराइड है, जैसे हमारी चाय की चीनी, सुक्रोज। और अगर बहुत सारे डांसर्स एक खास तरीके से हाथ पकड़कर एक लंबी सीधी लाइन बना लेते हैं तो वो स्टार्च है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत पैटर्न में हाथ पकड़ते हैं, जिससे सीधी सीधी शीट्स जैसी बन जाती हैं, तो वो सेल्यूलोज है। ये डांस फ्लोर वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, खासकर डाइजेशन समझाने के लिए। जब हमारा शरीर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो हमारे पेट में मौजूद एंजाइम्स उन डांसर्स की तरह होते हैं जो हाथ पकड़ने के एक खास पैटर्न को, जिसे हम अल्फा लिंकेज कहते हैं, पहचानते हैं और आसानी से उन हाथों को छुड़ा देते हैं, यानी बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। डांसर्स आजाद हो जाते हैं और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। और सेल्यूलोज के केस में क्या होता है? सेल्यूलोज के केस में डांसर्स ने एक अलग स्टाइल में हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे बीटा लिंकेज कहते हैं। हमारे बॉडी के एंजाइम्स इस पैटर्न को पहचानते ही नहीं, वो आते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सेल्यूलोज बिना डाइजेस्ट हुए, बिना टूटे हमारी बॉडी से बस गुजर जाता है। तो हम अभी भी उसी शुरुआती सवाल पर हैं, रोटी और लकड़ी। ये डांस फॉर एनालॉजी से काफी क्लियर हुआ कि हमारे शरीर के पास सेल्यूलोज का लॉक तोड़ने वाली चाबी यानी एंजाइम नहीं है। एग्जैक्टली, चाबी और ताले का खेल है। ये सब सुनने में तो बड़ा थ्योरेटिकल लगता है। क्या हमारी डेली लाइफ में इसका कोई असर दिखता है? मतलब लैब में या किचन में? बिल्कुल दिखता है। एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेबल फिनोमेनॉन है। जब आप ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह घुल जाता है और मीठा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पोलर OH ग्रुप्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, यानी दोस्ती कर लेते हैं। और एक क्लासिक टेस्ट है जो स्कूल लैब्स में बहुत किया जाता है। जब आप स्टार्च के सॉल्यूशन में आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है। हाँ, और इसका कारण भी स्ट्रक्चर में छिपा है। स्टार्च का स्ट्रक्चर एक हीलिक्स यानी एक स्पाइरल स्प्रिंग जैसा होता है। आयोडीन के मॉलिक्यूल्स उस स्प्रिंग के अंदर जाकर परफेक्टली फिट हो जाते हैं और ये कॉम्बिनेशन हमें गहरा नीला काला रंग दिखाता है। वहीं सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बहुत रिजिड और सीधा होता है। उसमें आयोडीन के लिए कोई जगह ही नहीं होती, इसलिए वो टेस्ट नेगेटिव देता है। टेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशन कहाँ है? एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ब्रूइंग और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में। पूरी बियर या अल्कोहल इंडस्ट्री इसी साइंस पर टिकी है। ब्रूअर्स जौ या मक्के जैसे अनाज से स्टार्च निकालते हैं। फिर यीस्ट में मौजूद एंजाइम्स, जिन्हें हम एमाइलेज कहते हैं, उस स्टार्च की लंबी चेन को तोड़कर छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। और फिर यीस्ट उसी ग्लूकोज को फर्मेंट करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। बिना कार्बोहाइड्रेट्स की इस समझ के हमारी पसंदीदा ड्रिंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ग्लूकोज से बने हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज और डाइजेस्टिबिलिटी लगभग एक जैसी होनी चाहिए। बट एक्चुअली असलियत इसके ठीक उलट है।
इंसान स्टार्च को तो पचाकर उससे एनर्जी ले सकता है, पर सेल्यूलोज को नहीं। लेकिन गाय, भैंस या दीमक जैसे जानवर सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो एक स्पेशल एंजाइम सेल्यूलेस बनाते हैं। ये एंजाइम वो चाबी है जो सेल्यूलोज के बीटा लिंकेज वाले ताले को खोल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, मतलब ये डाइजेस्ट होना या ना होना ये फूड की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि खाने वाले की बायोलॉजी की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ एक छोटे से फर्क की वजह से होता है। स्टार्च में ग्लूकोज यूनिट्स अल्फा लिंकेजेस से जुड़े होते हैं, जबकि सेल्यूलोज में बीटा लिंकेजेस से। स्ट्रक्चर में ये एक सिंगल बॉन्ड के एंगल का फर्क डाइजेस्टिबिलिटी को पूरी तरह बदल देता है। So the entire food chain, the difference between a source of energy that fuels civilizations and a material that builds houses, boils down to this simple geometric flip in a single chemical bond. ये structure determines function का ultimate expression है। वाह, मतलब प्रकृति में एक छोटा सा डिजाइन चेंज कितने बड़े नतीजे दे सकता है। ये तो कमाल है। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स को एग्जाम के लिए क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिहाज से मोनोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? पहला पॉइंट यही है, मोनोसैकेराइड्स सिंगल शुगर यूनिट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोस। और सबसे जरूरी बात, इन्हें हाइड्रोलिसिस से यानी पानी डालकर और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है। और जब ये बेसिक यूनिट्स जुड़ती हैं तो डाइसैकेराइड्स बनते हैं। उनके बारे में क्या खास है? दूसरा पॉइंट, डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो एक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है, जिसका मतलब है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डाइजेशन की प्रक्रिया यानी हाइड्रोलिसिस इसका ठीक उल्टा है। वहां पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड करके इसी बॉन्ड को तोड़ा जाता है। और जब बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाएं तो यानी पॉलीसैकेराइड्स? तीसरा पॉइंट, पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जैसा हमने बात की, स्टार्च में अल्फा लिंकेजेस होते हैं और सेल्यूलोज में बीटा लिंकेजेस। यही लिंकेज का टाइप उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन तय करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एग्जाम में आता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का। ये क्या है? और ये हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज में एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। इस फ्री ग्रुप की वजह से ये फेलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, यानी सोल्यूशन का रंग नीले से लाल हो जाता है। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे सुक्रोज, जिनमें बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की वजह से कोई फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं बचता, इसलिए वो फेलिंग्स टेस्ट नेगेटिव देते हैं, यानी सोल्यूशन नीला का नीला ही रहता है। सुक्रोज में ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप दोनों ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए कुछ भी फ्री नहीं बचता। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर कुछ मेन पॉइंट्स में समराइज करना हो तो क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड्स हैं जो लिविंग बीइंग्स के लिए एनर्जी और स्ट्रक्चर दोनों के लिए जरूरी हैं। दूसरा, इन्हें लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचना सबसे आसान है। एक ही ब्लॉक ग्लूकोज से अलग अलग अरेंजमेंट में स्टार्च जो पचने वाला एनर्जी स्टोर हाउस है और सेल्यूलोज जो न पचने वाला स्ट्रक्चरल मटेरियल है बनते हैं। तीसरा, ये अरेंजमेंट यानी अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का छोटा सा फर्क ही ये तय करता है कि हम रोटी यानी स्टार्च क्यों पचा सकते हैं लेकिन लकड़ी यानी सेल्यूलोज नहीं। ये सब एंजाइम्स का खेल है। और चौथा और आखिरी पॉइंट, सारे कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ शुगर्स या मीठी चीजें नहीं होते। स्टार्च और सेलुलोज भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं, जिनका काम स्वाद देना नहीं बल्कि एनर्जी स्टोर करना या ढांचा बनाना है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज के जुड़ने का एक छोटा सा तरीका ये तय कर देता है कि वो हमारे लिए खाना है या सिर्फ एक मजबूत ढांचा। जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही एलिगेंट प्रिंसिपल में छिपा है, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन। हमने सेल्यूलोज की बात की जो पौधों को स्ट्रक्चर देता है। क्या आप जानते हैं कि कीड़ों का बाहरी खोल एक्सोस्केलेटन और फंगी की सेल वॉल्स भी एक पॉलीसैकेराइड से बनी होती हैं जिसे काइटिन कहते हैं। ये भी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है, बस उसमें थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन किया गया है।
अब आप सोचिए ये काइटिन सेल्यूलोज से कैसे अलग है और क्यों ये इतना मजबूत होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है।